नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज। आगामी सोमवार को गुजरात में भाजपा की नई सरकार का होगा गठन। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक। मुख्यमंत्री पद की रेस में कई दावेदार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में 97वें कोविन फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह में हुई शामिल। कहा, आपको समाज के वंचित लोगों के प्रति संवेदना रखनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले वर्ष देश में होने वाले G20 सम्मेलन के संबंध में आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे संवाद। चक्रवाती तूफान मैंडोस का चेन्नई सहित तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में असर। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। एहतियातन एनडीआरएफ टीमें तैनात। राजस्थान के जोधपुर में दर्दनाक हादसा। एक घर में शादी के दौरान आग लगने से 3 बच्चों और 2 महिलाओं की मौत। करीब 60 लोग घायल। गैस सिलेंडर फटने के कारण हुआ हादसा। रूस ने अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर को किया रिहा। बदले में रूस के हथियार व्यापारी विक्टर बाउट को अमेरिका ने रिहा किया। संयुक्त अरब अमीरात की मध्यस्थता से हुई ग्राइनर की रिहाई। और फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में आज क्रोएशिया का मुकाबला ब्राजील से। वहीं दूसरे क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स और अर्जेंटीना की टीमें होंगी आमने सामने। तो मिड डे प्राइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी ने नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज कर दी है। आगामी सोमवार को राज्य में भाजपा की नई सरकार का गठन हो जाएगा। राज्य में भाजपा ने साल 2002 में 127 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस बार भाजपा ने राज्य में 155 से ज्यादा सीटें जीतकर एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसे छूना किसी अन्य दल के लिए अब आसान नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक और बहुत बड़ी जीत है और अब सरकार गठन की तैयारियां हो रही हैं। भूपेंद्र पटेल अगले मुख्यमंत्री होंगे। उनके चेहरे को आगे रख करके ही चुनाव लड़ा गया था और अब निश्चित तौर पर यह एक बड़ी विजय है। और किस तरह से सरकार गठन की प्रक्रिया चल रही है, किस तरह से क्या कुछ इसके और फैक्ट्स रहे हैं, इस पर अगर हम नजर डालें तो ये बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प चुनाव सामने आया है। कांग्रेस हाशिए पर चली गई। आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिल सकी, सिवाय इसके कि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में स्थापित हो गई। उसके अलावा जिस तरह के दावे किए गए थे वो बिल्कुल फेल साबित हुए, चाहे वो कांग्रेस की बात रही हो या आम आदमी पार्टी की। तो कुल मिलाकर जो शपथ ग्रहण की तैयारियां हैं वो तेज हो चुकी हैं और इसके साथ ही साथ राज्य में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण की तैयारियां हो रही हैं। 2 तारीख को यानी कि 12 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। माफ कीजिएगा, 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। भूपेंद्र पटेल ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसी इस बात का ऐलान किया गया है। और भूपेंद्र पटेल के अगुवाई में ही ये चुनाव कम से कम गुजरात के लिहाज से ये लड़ा गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी बात साफ तौर पर कह दी थी। तो सरकार गठन की तैयारियां तेज हैं। गुजरात में 12 दिसंबर को शपथ ग्रहण होगा और भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री बनेंगे, इस बात की तैयारियां तेज हैं। भूपेंद्र पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है और उनको अभी फिलहाल
जो औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा गया है और अब उनके नए सरकार की गठन और नई शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं। सन 85 के बाद किसी भी दल ने राज्य में अपने दम पर 149 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ा है और इस रिकॉर्ड को तोड़ करके बीजेपी ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। भाजपा को एक तरफा जीत मिली है तो दूसरी ओर कांग्रेस हाशिए पर नजर आई है। कांग्रेस के लिए भी आत्मचिंतन का एक वक्त आ गया है। आम आदमी पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली है, सीटों के लिहाज से नहीं मिली है, वोट शेयर जरूर उसका कुछ राज्य में जरूर आया है। 33 जिलों में से 22 जिले ऐसे रहे जहां कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस की किस बुरी दुर्गति से कांग्रेस गुजरी है। 22 जिलों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला, 33 में से 22 जिलों में। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस कितनी नीचे चली गई गुजरात में। 19 जिले ऐसे थे और 15 जो मुस्लिम बहुल थे, उनमें से 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। तो आप सोच सकते हैं कि यानी कि सभी वर्गों ने, हर जात धर्म ने बीजेपी को अपनाया है। 19 में से 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। भाजपा को 52% से ज्यादा वोट मिले हैं। 50% से ज्यादा लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, 52% से ज्यादा। कांग्रेस को 27.3 और आम आदमी पार्टी को 12.9% वोट मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बीजेपी ने हासिल की है जीत। सत्ता पक्ष के लिए एंटी इनकम्बेंसी की जगह प्रो इनकम्बेंसी का होना भी जीत की राह को और आसान कर गया। तो आप समझ सकते हैं कि जनता खुलकर बीजेपी के पक्ष में रही और उसका परिणाम रहा कि एक ऐतिहासिक जीत की तरफ न सिर्फ उसने उस ऐतिहासिक जीत को कायम किया बल्कि तमाम नए रिकॉर्ड्स बनाए, तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर दिया। कांग्रेस हाशिए पर चली गई, आम आदमी पार्टी अपने वजूद के लिए संघर्ष करती दिखी गुजरात में। हमारी संवाददाता मेघना देव इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगी हमारे साथ में। मेघना, सरकार गठन की तैयारियां तेज है, क्या कुछ जानकारी आप देंगी? कब बैठक हो सकती है? क्या कुछ अभी प्रक्रिया चल रही है? मीटिंग्स का दौर कब शुरू होगा? जी देखिए निखिल, जहां तक अभी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि ऑब्जर्वर्स पहले डिप्यूट किए जाएंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसके बाद विधायक दल की बैठक कमेंस हो सकेगी। तो इंतज़ार हो रहा है कि किन ऑब्जर्वर्स को भेजा जाता है गुजरात और उसके बाद किस तरीके से विधायक दल की बैठक होती है। अहम बात यह भी है, आज चूंकि भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री और उनके साथ ही मंत्रिमंडल के सभी लोगों ने भूपेंद्र पटेल ने उनका इस्तीफा सौंपा राज्यपाल को और अब 12 तारीख को चूंकि शपथ विधि है तो ये जो मंत्रिमंडल, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मंत्रिमंडल है, वो भी काफी नया मंत्रिमंडल है अगर कहा जाए तो। और ऐसे में ये देखना होगा कि इसमें भी कई नए चेहरों को अगर वापस से अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो इसमें कोई नई बात नहीं होगी, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी का जो इस बार का सबसे बड़ा जो दांव खेला था भारतीय जनता पार्टी ने कि नए चेहरों को टिकट देना, कई जगहों से नाराजगी भी आई, उस नाराजगी को भी एक तरीके से शांत किया गया। कई जगहों से नाराजगी आई थी जब टिकट बंटवारों को लेकर, लेकिन नए चेहरों को अपॉर्चुनिटी देने के बाद अब क्या कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में भी जगह मिलेगी, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल है उसमें ऑलरेडी कई नए चेहरे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही समय पहले ही नया मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब ये देखना होगा 12 तारीख को कि शपथ विधि क्या होती है। अहम बात यह है कि इस बार पहली बार सौराष्ट्र में बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। सौराष्ट्र जो कि अगर पारंपरिक तौर पर देखें तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उसमें भी कई जगहों पर अगर देखें तो जो भी 3-4 सीटें, जो हम समझ लें तकरीबन जो 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आई हैं, उसमें से भी जो 3-4 सीटें हैं आम आदमी पार्टी की, वो हैं सौराष्ट्र के तरफ से। और उसके अलावा अगर देखें तो कांग्रेस का जो वोट बैंक रहा था सौराष्ट्र में, ट्रेडिशनल वोट बैंक ने भी कांग्रेस को वोट नहीं किया। अगर हम देखें जो वोट परसेंटेज, जिस तरीके से जो वोट शेयर जो है जिस तरीके से ड्रॉप हुआ है सौराष्ट्र में, बहुत ही जबरदस्त पटकनी मिली है कांग्रेस को, क्योंकि एक बहुत बड़ा जनाधार था, ट्रेडिशनल वोटर्स थे। भारतीय जनता पार्टी सालों से कोशिश करती रही सौराष्ट्र में, लेकिन इस किस्म की जो जीत है, इस किस्म का जो वोट शेयर है सौराष्ट्र में नहीं मिला था। तो क्या सौराष्ट्र से भी नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, ये देखना रहेगा। जी, एक और बात, जिस तरह से आपने देखा कि 19 सीटें कम से कम ऐसी रही हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड थी, उनमें से 15 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यानी कि सारे जाति धर्म से ऊपर उठ करके बीजेपी को विकास के नाम पर या उनके प्रधानमंत्री के नाम पर, मुख्यमंत्री के नाम पर
काम के नाम पर वोट मिले हैं। और जो बीजेपी के ऊपर एक आरोप हमेशा से विपक्षी दल लगाते रहते हैं कि वो एक कम्युनल डिवाइड के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, वो भी शायद धूमिल होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, और इस बार के चुनाव ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जब एक ज़माने में खाम थ्योरी की बात हुआ करती थी, जो समीकरण बैठाए जाते थे, और उसके बाद गुजरात में भी कई जगह से अगर हम देखें तो पॉलिटिक्स और पोलराइजेशन की कोशिश की गई, लेकिन इस बार के जो नतीजे आए हैं वो साफ तौर पर स्पष्ट कर देते हैं कि मुद्दा केवल विकास है। गुजरात की जनता एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि प्रो इनकम्बेंसी को वोट दे रही है। तो ये प्रो इनकम्बेंसी बहुत हद तक साफ तौर पर एंटी इनकम्बेंसी पे भारी पड़ा है। और अगर ये देखें तो ये भी मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जो रिकॉर्ड रहा सीटें जीतने का, उसको भी एक तरीके से तोड़ दिया है। तो ना केवल अगर हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार है, तो जनता ने भी मतलब इस तरीके से ही वोट किए हैं कि डबल इंजन की सरकार को और ज्यादा मजबूती यहाँ पर मिले। और जिस तरीके से आपने कहा कि जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, जहाँ पर जो सीटें हैं, जहां पर निर्णायक वोट हैं, वहां पर भी इस बार जो फैक्टर अगर हम देखें, जो एक डिवीजन फैक्टर है, वो इस बार नजर नहीं आया है। ट्राइबल बेल्ट में भी अगर हम बात करें तो भी ये फैक्टर नजर नहीं आया है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि कुछ जगहों पर, जहां पर सूरत में जिस तरीके से क्लेम कर रही थी कि सूरत में बेशक सीटें आएंगी क्योंकि कॉरपोरेशन के चुनाव में एक शोर हुआ था और बेशक एनकरेजिंग रिजल्ट्स थे आम आदमी पार्टी के लिए, लेकिन सीट में तब्दीली बहुत मतलब एक समझिए निराशाजनक परफॉर्मेंस रहा। और ना केवल ये बल्कि जो बड़े प्रमुख चेहरे आम आदमी पार्टी के, सुदान गढ़वी की बात करें, गोपाल इटालिया की बात करें, उनको भी हार का स्वाद चखना पड़ा है। कांग्रेस के लिए भी आत्मचिंतन आत्ममंथन का वक्त है मेघना, कांग्रेस के लिए बड़ा आत्मचिंतन और आत्ममंथन का वक्त है। बिल्कुल बिल्कुल निखिल, और ये जी बिल्कुल बिल्कुल, और ये इसलिए भी है कि अपना ट्रेडिशनल वोट बैंक ही कांग्रेस नहीं बचा पाई। जो कांग्रेस के बड़े जाने माने नेता हैं परेश धनानी अमरेली से, उनको तक हार का स्वाद चखना पड़ा। तो ये बेशक एक बहुत ही बड़े आत्मचिंतन की बात है कि अपना अगर वोट शेयर बढ़ा नहीं सके तो कम से कम अपना जो वोट शेयर जो ऑलरेडी, क्योंकि 2017 में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था कांग्रेस का गुजरात के विधानसभा चुनाव में, उस परफॉर्मेंस को बरकरार भी नहीं रख पाई। उसके अलावा जो अगर हम देखें तो 77 सीटों पे जीती थी कांग्रेस, उसके बाद भी कई विधायक कांग्रेस छोड़कर चले गए। भारतीय जनता पार्टी में कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ये भी एक है कि अपने कैडर को भी बचाने की जो एक कवायद होती है, अपने कैडर को साथ लेकर चलने की कवायद होती है, वो भी कांग्रेस में नजर नहीं आई। इस बार जिसे इंग्लिश में कहते हैं लैक लस्टर कैनवैसिंग या लैक लस्टर कैंपेनिंग, कैंपेन में भी उतना जोर शोर और उतना एक्शन नजर नहीं आया कांग्रेस की तरफ से। इसका भी बेशक एक खामियाजा साफ तौर पर नतीजों में दिख रहा है, जो कि बताया जा रहा था कि ग्राउंड पर कांग्रेस के नेता जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसका असर बेशक नतीजों में बिल्कुल, और जो उनका शीर्ष नेतृत्व था वो भी इलेक्शन कैंपेन से, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और जो शीर्ष नेतृत्व था खासतौर पर गांधी फैमिली थी, वो भी इलेक्शन कैंपेन से लगभग गायब रहा। और अब निश्चित तौर पर उसका जो परिणाम है वो सभी के सामने। बहुत शुक्रिया मेघना इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, इस विश्लेषण के लिए। और गुजरात के बाद अब बात हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में भाग लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से किसी को चुनने की एक बड़ी चुनौती है। और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर जोर आजमाइश तेज हो गई है। कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री का नाम शामिल है। और इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह की मां और प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सीएम पद के लिए दावा पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। They cannot neglect his family. They cannot neglect because उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के चेहरे पर, उन्हीं के कामों को लेकर हमने ये इलेक्शन जीता है।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि नाम आप उनका यूज करो, चेहरा उनका यूज करो, फैमिली उनकी यूज करो और आप श्रेय किसी और को दो। ऐसा तो हाईकमांड भी नहीं करेगी। तो निश्चित तौर पर यह एक बड़ी चुनौती अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए होगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाए और विधायक आखिरकार किसको मुख्यमंत्री चुने। ये एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जिस तरह से अभी आपने प्रतिभा सिंह को सुना, उन्होंने कहा कि उनको दरकिनार नहीं किया जा सकता, उनके बारे में सोचे बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। तो खुले आम प्रतिभा सिंह ने अपना दावा पेश किया है और साथ ही साथ उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह भी रेस में है। ये तो नहीं कहा जाएगा कि दोनों लोगों के बीच में आपस में कन्फ्रंटेशन है, लेकिन यह जरूर है कि अब मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए कहीं ना कहीं दिक्कतें सामने आ सकती है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कई सारे चेहरे हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, मुकेश अग्निहोत्री हैं जो लगातार आ रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं, ये आप देखिए, कांग्रेस के लिए राज्य में मुख्यमंत्री चुनने की एक बड़ी चुनौती अब सामने आई है। जीत जरूर हासिल हुई है, लेकिन अभी जो चुनौती है वो बरकरार है। सीएम पद को लेकर कई गुट ठोक रहे हैं अपना अपना दावा, और आपने वो दावा अभी प्रतिभा सिंह का साफ तौर पर सुना। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह बड़ी दावेदार बनकर उभरी हैं और उन्होंने साफ तौर पर ऑन कैमरा माइक के सामने ये बात अपनी दावा कर दिया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के नामों की चर्चा भी तेज है। तो इनके जो गुट हैं वो भी पूरी तरह से एक्टिव हैं और वो अपना दावा पेश कर रहे हैं। उसके साथ ही साथ कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी, तो तमाम सारा डेवलपमेंट भी है और एक्शन भी है इस वक्त शिमला में। बैठक में कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना है। एक ये रस्म अदायगी होती है जिसकी संभावना है कि वो किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। तो जो बाहर के जो उनके पर्यवेक्षक हैं वो मौजूद होंगे वहां पर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी बैठक में हिस्सा लेंगे। तो कुल मिलाकर आज तमाम सारा जो एक्शन है वो हो रहा है इस वक्त शिमला में, और किस तरह से ऊंट किस करवट बैठेगा इसके बारे में जानकारी कहना, इसके बारे में ठीक ठीक कह पाना कुछ अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन यह जरूर है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के कहीं ना कहीं खींचतान जो है वो कांग्रेस में हिमाचल प्रदेश में शुरुआत हो चुकी है। किस तरह से ये खींचतान है, आखिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल के लिए चलते हैं अपने संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश से। उर्मिलेश, बड़ा सवाल कौन बनेगा मुख्यमंत्री? कांग्रेस में दावे बहुत सारे आ गए हैं, जीत जरूर मिली है, लेकिन उसके साथ साथ मुख्यमंत्री बनाने की चुनौती है। जी निखिल, बिल्कुल जैसे कि हिमाचल में जो है कांग्रेस को यहाँ पर जीत मिली है। कांग्रेस ने जो है जो बहुमत का जो आंकड़ा था, जादुई आंकड़ा, उससे जो है अधिक सीटें यहाँ पर लाई है, 40 सीटें यहाँ पर लाई है। और कल अगर बात की जाए निखिल, तो कल जब यहाँ पर मतगणना हो रही थी तो उसके बाद से कांग्रेस में जैसे ही रिजल्ट जो है आया है, शाम को घोषित हुआ है और कांग्रेस के जो है 40 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को जो है मिली है, उसके बाद ये तमाम जो गुट हैं, जिन गुटों का जो है आपने भी जो है दर्शकों को बताया है, सुखविंदर सुक्खू हो गया, मुकेश अग्निहोत्री हो गया और प्रतिभा सिंह हुई। जैसे ही शाम हुई निखिल, तो अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि कांग्रेस की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उन्होंने कहा है कि देखिए ये जीत जो है ये जीत कहीं ना कहीं समर्पित जो है वीरभद्र सिंह जी को है और ये जनता ने जो वोट दिया है वो वीरभद्र सिंह जी को जो है दिया है, उनको जो है समर्पित किया है अपना वोट। तो लिहाजा जो सबसे पहला जो हक है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो कहीं ना कहीं हमारा बनता है। उस तरीके से अगर देखा जाए तो वहीं सुक्खू का है, सुखविंदर सिंह सुक्खू का, और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुकेश अग्निहोत्री का है। अब निश्चित तौर से अभी कुछ देर बाद निखिल यहाँ पर जो है विधायक दल की बैठक होगी और जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि जो भूपेश जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर जो है हुड्डा पहुंचे हैं और यहाँ पर जो प्रभारी है राजीव शुक्ला जो है वो भी पहुंचे हैं। उनके लिए कहीं ना कहीं एक ये बड़ी टेढ़ी खीर होगी कि किसको वो जो है मुख्यमंत्री की जो है नाम जो है यहाँ पर देते हैं। मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी कांग्रेस यहाँ पर सोचती है। कांग्रेस के लिए एक बड़ी टेढ़ी खीर होगी, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर गुटबाजी आज देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी
चुनौती है कांग्रेस के लिए। प्रतिभा सिंह के जो समर्थित जो विधायक थे वो आज मैंने जब यहाँ पर हम लोग कांग्रेस मुख्यालय पे थे तो विधानसभा के बाहर वो है जो है अपना नाच करते हुए जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं अगर जो सूत्रों का मानना है, जो तमाम लोगों का, राजनीतिक विश्लेषकों का यहाँ पर कहना है कि आधा से अधिक जो विधायक हैं वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस जो है अब जो है क्या करेगी, उसके सामने एक बड़ी चुनौती है। और जो ये गुट है, इन गुटों को किस तरीके से जो है वो शांत करेगी और किसको जिम्मेदारी देगी। एक बात तो यह है निखिल, और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से परिणाम आया है निखिल, उसमें अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए निखिल, तो वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लगभग 1% का ही अंतर है। इसमें कहा जा सकता है कि 40 सीटें भले कांग्रेस को मिली है, लेकिन वोट प्रतिशत के हिसाब से जो है भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं रही है। और ये जो वोट परसेंट मिला है, ये कहीं ना कहीं डबल इंजन का ही एक बड़ा करिश्मा रहा है। जो योजनाएं दिल्ली से सीधा जो है हिमाचल पहुंची है, उन्हीं जो है योजनाओं का ये करिश्मा रहा है। उस पर हम विश्लेषण कर चुके हैं, पहले उस पर विश्लेषण कर चुके हैं। अगर आने का न परिवर्तित कर सकी हो भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वोट प्रतिशत बदलने का जो है जरूर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है यहाँ पर, इसीलिए उनको जो है 2% मिला है निखिल। उर्मिलेश, उस पर हम विश्लेषण कर चुके हैं। दरअसल ये जानना चाह रहे हैं कि क्या जो दूसरे दावेदार हैं, जैसा कि अभी हमने प्रतिभा सिंह को सुना कि वो सीधे तौर पर अपना खम ठोक रही हैं, वो कह रही हैं कि कांग्रेस को नहीं बल्कि वीरभद्र सिंह के नाम पर वोट मिला है और उनका जो मुख्यमंत्री पद का दावा है वो सीधे तौर पर बनता है। क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू और जो दूसरे दावेदार हैं मुकेश अग्निहोत्री, उनकी तरफ से या उनके समर्थक विधायकों की तरफ से कुछ सुगबुगाहट, कोई स्टेटमेंट, कोई बातचीत कुछ सामने आ रही है? जी निखिल, बिल्कुल मैं वही अपने दर्शकों को बता रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग जो है कांग्रेस मुख्यालय में गए तो जो प्रतिभा सिंह से समर्थित जो विधायक थे वो विधायक वहां पर मौजूद थे, वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस मुख्यालय पर। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सुखविंदर सुक्खू जो है उनके गुट के जो विधायक हैं वो अभी तक जो है यहाँ पर नहीं पहुंचे थे शिमला में। तो अब जो है 3 बजे के आसपास ये कहा जा रहा है कि विधायक दल की बैठक यहाँ पर होगी और उसमें जो है नाम तय होगा। लेकिन इतना आसान नहीं है जितने आसान जो है आसानी से कहा जा सकता है कि विधायक दल की बैठक होगी और नेता चुना जाएगा जिसको कि मुख्यमंत्री का नाम जो है इसमें सुझाया जाएगा। इतना आसान नहीं होगा निखिल, क्योंकि गुटबाजी काफी गहरी है और इस गुटबाजी को देखना होगा कि कांग्रेस किस तरीके से शांत करती है। यह 3 बजे के आसपास जब बैठक होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा निखिल। जी, निश्चित तौर पर कांग्रेस नेतृत्व के लिए और खास तौर पर गांधी परिवार के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह से वो एक एका बैठाने में कामयाब हो पाते हैं और मुख्यमंत्री चुनने में कामयाब हो पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से दावे लगातार किए जा रहे हैं सभी गुटों की तरफ से, प्रतिभा सिंह को आपने सुना, और उसी तरह से जिस तरह से अब उर्मिलेश बता रहे हैं कि जो दूसरे गुट हैं वो भी सामने आ गए हैं। बहुत शुक्रिया उर्मिलेश इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, तमाम ताज़ा अपडेट्स को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मिड डे प्राइम में और भी खबरें होंगी, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं।
केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार सिंह ने लोकसभा में जानकारी दी कि कैंसर का पहले पता लगाने के लिए सरकार ने व्यापक अभियान चलाया है। We are going to increase our 1.5 lakh health and wellness centers throughout the country, and through that we are providing the very good screening services. सर, आज हमने देखा जाए तो HWC के थ्रू लगभग 16 करोड़ ओरल कैंसर के डिटेक्शन किए हैं, 8 करोड़ ब्रेस्ट कैंसर एंड 5.53 करोड़ का सर्वाइकल कैंसर का डिटेक्शन हुआ है। ये बहुत ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी अर्ली डायग्नोसिस पे हम काम कर रहे हैं और वो अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। और अब बात ताजा खबर की। चक्रवाती तूफान मैंडूस का असर दिखने लगा है। उसके कारण चेन्नई में तेज हवाएं चल रही हैं और समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने मैंडोस तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनजर MDRF और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। तूफान के आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिसमें निचले इलाकों में से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी रखने के लिए 24 घंटे का एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। और चक्रवात मैंडोस के कारण आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भी भारी बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम अचानक बदल गया है और तेज हवाएं चलने लगी हैं, जिस कारण कुछ पेड़ भी गिर गए हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ चेन्नई से हमारे संवाददाता रितेश रंजन जुड़ रहे हैं। रितेश, आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे, यह भी समझना चाहेंगे कि कितना खतरा बरकरार है अभी भी। रितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? रितेश, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो आपसे ताजा अपडेट जानना चाहेंगे। ये समुद्र की जो लहरें हैं, रफ सी साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कुछ ताजा अपडेट आप देंगे? क्या खतरा, कितना खतरा और क्या खतरा बरकरार है अभी? ऑन पेंडिंग है सर। रितेश, आप हमें सुन पा रहे हैं? फिलहाल रितेश की आवाज हमें नहीं मिल पा रही, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं समुद्र तट की, और किस तरह से जो लहरें हैं वो ऊंची लहरें उठ रही हैं। ये तट पर अगर इतनी ऊंची लहरें हैं तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो मैंडोस जो कि मरीना बीच के पास का इलाका है, ये मरीना बीच से होता हुआ जी सीधा ECR तक जाता है ये रास्ता। और यहाँ सुबह से ही कल रात से बारिश चेन्नई और तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों में जारी है, और इस बारिश की वजह से कई इलाकों में जल जमाव की समस्या हो गई है। लेकिन बीच की तरफ स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ खास करके मछुआरों को इस बारे में इत्तला कर रखा था कि वो समुद्र में मछली पकड़ने ना जाएं। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये पट्टिनमपाकम इलाका जो है मछुआरों का बाहुल्य इलाका है। यहाँ मछुआरों की बस्ती, यहाँ कॉलोनी बसी हुई है और ये लोग मछली पकड़ने जाते हैं, और इसलिए आप देख सकेंगे कि यहाँ काफी सारे बोट्स लगे हुए हैं। और सुबह से ही जब भी बारिश रुकती है, लोगों का जमावड़ा बीच पे उतर आता है, ये देखने के लिए कि समुद्र की लहरें कितनी उफान मार रही हैं और तटों से कैसे टकराती हैं। जैसे ही बारिश रुकती है, लोग यहाँ जमा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि यहाँ समुद्र की लहरें कैसे टकरा रही हैं तटों से। और स्थानीय पुलिस तटस्थ है यहाँ पे। जैसे ही लोग जमा होते हैं, पुलिस यहाँ राउंड मारनी शुरू हो जाती है। यहाँ पे उन्होंने समुद्र में तैरने वाले लोग भी रख रखे हैं ताकि वो किनारे ना जाएं। लोगों को मना किया जा रहा है कि तटों के किनारे ना जाएं। इससे पहले स्कूल कॉलेजेस को पहले ही सूचना दे दी गई थी कि बंद रखा जाए,
कई जगह कई स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था रखी है। और इस स्थिति से निपटने के लिए जी 12 एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को तटस्थ किया गया है कि कहीं भी इस तरह की यदि स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटा जा सके। वहीं हमने देखा है कि पिछले 2016 की यदि चर्चा मैं करूं, 2016 में वर्धा तूफान आया था और वर्धा तूफान के कारण कई सारे पेड़, बिजली के पोल, टेलीफोन के पोल टूट करके सड़कों पर गिर गए थे और सड़क पे जाम लगा हुआ था, यातायात की समस्या थी। सो उस 16 के घटना से सीख लेते हुए इस बार प्रशासन ने और मुस्तैदी रखी है। उन लोगों ने ट्री कटर अपने पास रखा हुआ है, जेसीबी मशीन, ट्रॉली, ट्रैक्टर, एस, सारी गाड़ियां मुस्तैदी से तैनात कर रखी हैं कि अगर बारिश और तूफान के कारण पेड़, पोल कहीं भी गिरते हैं तो उसको तुरंत हटा लिया जाए। जी जी रितेश, आपसे समझना चाहेंगे कि क्या अगले 24 घंटे के बारे में मौसम विभाग का अनुमान है, कितना खतरा बरकरार है, किस तरह से इसको समझना चाहिए, चक्रवात का जो मूवमेंट है उसको कैसे समझें? यहाँ के मौसम विभाग के अधिकारी से जब बात हुई मेरी तो उन्होंने बताया कि सुबह मतलब जो कल रात ये चक्रवात दाखिल हुआ था तमिलनाडु में, वो धीरे धीरे सुबह हल्का पड़ता जाएगा। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है उनका ये कहना है कि रात तक में, मतलब आज रात तक में संभावना ये भी हो सकती है कि चक्रवात भारी हो जाए, तेज बारिश वगैरह शुरू हो। कई सारे इलाके जैसे तिरुवल्लुर से लेकर के नागापट्टिनम तक जो तटीय जिले हैं, वहां जिला प्रशासन, जिला इकाई को सब साफ संदेश दिया गया है कि वो तैनात रहें, अपनी सारी तैयारियां रखें, क्योंकि ये बारिश जो है। रितेश, आपको मैं बीच में रोककर एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैमरामैन से कहें कि जो पीछे का जो दृश्य है वो एक बार जरा दिखाते रहे, आप अपनी बात जारी रखें। हाँ जी सर, मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो जूम इन करके दिखाएं कि कैसे फिर से अभी जैसे बारिश रुकी हुई है, तो मैं बताना चाहूंगा कि लोगों का जमावड़ा जो है फिर से शुरू हो गया है यहाँ बीच पर आना। और थोड़ी देर में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ही भीड़ जमा होती है तो पुलिस बल यहाँ पे जो तैनात किया गया है, स्थानीय पुलिस बल को, वो बीच पर आते हैं, रोज सड़कों पर आते हैं और लोगों को समझा बुझा करके फिर से वापस भेजते हैं। और जो नहीं मानते हैं, बारिश जैसे ही शुरू होती है उनको अपने आप वापस जाना पड़ता है यहाँ से। और मैं यहाँ पे अभी अगर मैं आपको कहूँ तो हमारे साथ यहाँ के फिशरमैन एसोसिएशन जो है, जिस पट्टनपाकम इलाका, यहाँ के फिशरमैन एसोसिएशन के तलीवर, जिनको लीडर कहा जाता है, हमारे भारतीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। मैं इनको, ये हमसे हिंदी में बात नहीं कर पाएंगे, बट ही कैन स्पीक इन इंग्लिश जी। एंड आई विल ट्राई टू, सर, व्हाट हैव यू टोल्ड टू योर फिशरमैन कम्युनिटी दैट वेदर दे शुड वेंचर इनटू द सी और नॉट? गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी अनाउंस्ड दैट, सो व्हाट हैव यू कन्वेड द मैसेज टू योर फिशरमैन? தமிழக அரசும் மீன் வளத்துறையும் இந்த புயல் வருது அப்படின்ற அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. கொடுத்த உடனே எங்களோட மயிலை நொச்சிக்குப்பம் மீனவர் கிராம சபை சார்பில் மக்களுக்கு ரேடியோவில் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அனௌன்ஸ் பண்ணிவிட்டு மீனவ மக்கள் யாருமே மீன்பிடி தொழிலுக்கு போகலை. படகுகளையும் வலைகளையும் பாதுகாப்பான இடங்களில் வந்து இன்றைக்கி வச்சுருக்காங்க. இருந்தாலும் கடலுக்கும் கடற்கரைக்கும் இடைப்பட்ட இடம்ன்றது ரொம்ப குறுகிய இடம். அந்த இடங்களில் ரொம்ப பாதுகாப்பான இடங்களில் இந்த படகுகளையும் வலைகளையும் நாங்கள் பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கோம். அரசு சுற்றுலா இல்லை வேறு வேறு திட்டங்களுக்கு இது போன்ற இடங்களை பயன்படுத்தக்கூடாது. படகுகளையும் மீன்பிடி வலைகளையும் பாதுகாப்பான வைக்கிறதுக்கான திட்டங்களை வந்து தயார் செய்யணுன்றது இந்த நேரத்தில் நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறோம். जी, इनका कहना है कि पहले से इन लोगों ने तैयारी कर रखी है और जब सरकार ने इसकी घोषणा की थी तो इन्होंने अपने रेडियो के माध्यम से, अपने जो इनके ग्रुप हैं उनके माध्यम से सभी मछुआरों को ये पहले से ही सूचित कर दिया था कि समुद्र में ना जाएं मछली पकड़ने के लिए। और कई लोग हैं जो कि यहाँ आसपास में ही दुकान लगाते हैं, तो जिनको कहा गया था कि दुकानें भी ना लगाई जाएं, मैं कैमरामैन को कहूंगा कि वो दिखाएं कि ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक बाजार है जहां हर सुबह शाम मछली और क्रैब सारी चीजें यहाँ पे बिकती हैं। लेकिन अब आपको यहाँ पे सन्नाटा सा दिखाई दे रहा होगा। कारण यही है कि यहाँ के लोगों को, जैसा हमारे भारती जी ने बताया कि इन्होंने पहले ही इनको सूचित कर रखा था कि अपने आप को बचाएं, घर में रखें, घर में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि चक्रवात कब
जी रितेश, खतरनाक साबित हो जाए। जी निश्चित तौर पर चक्रवात जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है और इसीलिए वो सरकार ने भी, और जो आपने बताया कि फिशरमैन एसोसिएशन की तरफ से भी ये घोषणा की गई है कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में न जाएं, और फिलहाल उम्मीद जताई जा रही कि ये जो चक्रवात है ये धीरे धीरे कमजोर पड़ेगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इन तमाम दृश्यों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए रितेश। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून के राज प्रज्ञेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर रुद्राभिषेक किया। और राष्ट्रपति ने राजभवन में नक्षत्र वाटिका का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। राष्ट्रपति के आज मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पोलो ग्राउंड, नए हॉस्टल ब्लॉक और टेली मेडिसिन की सुविधाओं सहित विभिन्न परियोजनाओं की शुरुआत की। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी 97 फाउंडेशन कोर्स के विदाई समारोह में कहा कि आप देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हैं। आज आपसे मिलकर भारत की विविधता में एकता साफ तौर पर देखी जा सकती है। आप देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से आए हैं। आज आपसे मिलकर मुझे भारत की विविधता में एकता का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। आपके फाउंडेशन कोर्स का मूल मंत्र है, मैं नहीं हम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सामूहिक भावना से देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। आप में से कई अधिकारी आने वाले 10-15 वर्ष तक देश के एक बड़े भाग का प्रशासन चलाएंगे। और राष्ट्रपति ने कहा कि गांव के में प्रवास के दौरान सरकारी योजना के क्रियान्वयन के बारे में आपने देखा है। आपसे उम्मीद है कि आप आगे इसको सही तरीके से लागू भी करेंगे। अपने गांव में प्रवास के दौरान सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को नज़दीक से देखा। वहाँ के लोगों की बुनियादी ज़रूरतों, उनकी समस्याओं, उनकी आशाओं, आकांक्षाओं को जानने समझने का मौका भी आप सबको मिला। मुझे विश्वास है कि आप इस व्यापक अनुभव को केवल प्रशिक्षण तो की सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि सरकारी योजनाओं का लक्ष्य प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुँचे, ये सुनिश्चित करने का दायित्व आप सदैव निभाएंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अकादमी का सूक्त वाक्य शीलम परम भूषणम है और आपके प्रशिक्षण भी कर्मयोग के सिद्धांतों पर आधारित रहा है। विभिन्न सर्विस के आप सभी 455 प्रशिक्षु अधिकारियों ने इस एकेडमी का मोटो दिखा ही होगा, शीलम परम भूषणम, अर्थात कैरेक्टर इज द हाईएस्ट वर्च्यू। आपके प्रशिक्षण की पद्धति कर्मयोग के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें कैरेक्टर की बड़ी महत्ता है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशिक्षु अधिकारियों से कहा कि आपको समाज के वंचित लोगों के प्रति संवेदना रखनी होगी। आपको समाज के वंचित वर्ग के लोगों के लिए संवेदनाशील रखनी होगी। एनोनिमिटी, एबिलिटी और ऑस्टेरिटी ही एक सिविल सर्वेंट्स का आभूषण है। यही गुण आपको पूरी सेवा अवधि में आत्मबल देंगे।
और G20 सम्मेलन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। इससे पहले 5 दिसंबर को भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ एक बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से देश में गरीब कल्याण के लिए लगातार काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना से गरीबों का वित्तीय समावेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब से उन्होंने केंद्र में शासन की बागडोर को संभाला, केंद्र सरकार की गरीब कल्याणकारी नीतियां इस देश में प्रमुखता से आगे बढ़ी। सबसे पहले जब जनधन खाते को खोला गया था तो कांग्रेस के लोग ये प्रश्न किया करते थे कि इससे क्या होगा। आज कोविड की महामारी के बाद जनधन खाते से उन्होंने देश के आर्थिक व्यवस्था को जोड़ करके एक इकोनॉमिक इंक्लूजन समाज के गरीब वर्ग का किया है। और भूपेंद्र यादव ने कल राज्यसभा में पारित हुए वन्य जीवन संरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे संशोधन साफ दर्शाते हैं कि सरकार देश में मौजूद हर व्यक्ति के हित के लिए काम कर रही है। वाइल्ड लाइफ एक्ट में इस सरकार ने उन कम्युनिटी राइट्स को भी देने का काम किया है जिनको पुनर्स्थापन किया जाता है, लेकिन जब तक उनका पुनर्स्थापन पूरा नहीं होता तब तक उनके कम्युनिटी राइट्स जो है वो बरकरार रहेंगे। इस प्रकार के संशोधन ये दर्शाते हैं कि सरकार जो अंतिम व्यक्ति को विकास की दौड़ में न केवल शामिल करना चाहती है बल्कि शामिल करने के साथ साथ उसके हितों की भी चिंता करती है। दिल्ली महिला आयोग में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और 3 अन्य के खिलाफ आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहान मलिक के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के सेक्शन 13(1)(d), 13(1)(2) और 13(2) और आपराधिक साजिश की धारा 120(b) के तहत आरोप तय किए हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने आयोग में गैर कानूनी तरीके से अपने जानकारों, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नियुक्तियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद है। और भाजपा ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल पर जुबानी हमला किया है। नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा आरोप तय करने पर दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार करना अपना कर्तव्य मानती है। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं कि राउज एवेन्यू ने आज ऐसे स्वाति मालीवाल के इस भ्रष्टाचार को पकड़ा है और ये इतनी गंभीर बात है कि आपके लिए हमेशा आम जनमानस के संबंधित कोई कार्य करना नहीं बल्कि हर बार बड़े करप्शन करके, नियमों को इधर उधर करके अपने लोगों को, अपने घर के लोगों को चांस देना, मैं समझता हूं ये चार्ज फ्रेम बहुत लोगों के कलाई खोलेगा। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने इंटरपोल अधिकारियों के साथ मिलकर पंजाब में तरन तारण जिले में बम विस्फोट के मास्टरमाइंड विक्रमजीत सिंह को ऑस्ट्रिया से गिरफ्तार कर लिया है। फरार विक्रमजीत ने अपने करीबी साथियों के साथ मिलकर पंजाब में हमले करने के लिए एक आतंकी गिरोह बनाया था। एनआईए ने उसे भारत वापस लाने के लिए एक टीम ऑस्ट्रिया भेजी थी। एनआईए ने एक बयान में कहा कि मोहाली में एनआईए की विशेष अदालत द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया जाने के बाद विक्रमजीत को ऑस्ट्रिया के लिंज में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। और राजस्थान के जोधपुर में एक गंभीर हादसा हुआ है। वहां के भूंगरा गांव में एक घर में शादी समारोह के दौरान आग लग गई जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और करीब 60 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों में 42 लोग एमजीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसे की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने बताया है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण यह हादसा हुआ जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जिसमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं शामिल हैं। तो कुल मिलाकर 5 लोगों की इसमें मौत हुई है जिसमें 2 बच्चे और 3 महिलाएं शामिल हैं।
गैस सिलेंडर में विस्फोट के कारण यह घटना हुई है और ऐसा बताया जा रहा है कि शादी समारोह था, इसलिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और ऐसे में 60 अन्य लोग भी इस पूरी घटना में घायल हो गए। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत की खबरों को लेकर हाजिर हैं अजय मिश्र हमारे साथ। अजय, स्वागत है आपका। अर्थ जगत में क्या कुछ है खास, क्या बताएंगे दर्शकों को? धन्यवाद निखिल। और संसद से शुरुआत करते हैं। आज वहां से बड़ी खबर आ रही है। साल 2022-23 के लिए पहली अनुपूरक मांगे यानी सप्लीमेंट्री डिमांड पेश कर दी गई है। सरकार ने इस साल बाकी बचे वक्त के लिए 4,36,000 करोड़ रुपए की अब सप्लीमेंट्री डिमांड को पेश किया। इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए 80,348 करोड़ रुपए की मांग संसद में रखी गई है। साथ ही खाद्य सब्सिडी के लिए 86,166 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग संसद के सामने रखेगी। आपको बताएं कि जो बाकी बचा हुआ वक्त है इस साल के लिए, उसमें कितना खर्च अनुमानित है, उससे ज़्यादा खर्च की जो अनुपूरक मांगे हैं मंत्रालयों की तरफ से आई हैं, जिसमें खासतौर पर जो पेट्रोलियम मंत्रालय है उसमें जो LPG सिलेंडर दिए जाते हैं उज्ज्वला योजना के तहत, उसके लिए भी मांग की गई है। डिफेंस की बात करें तो अतिरिक्त पैसे की मांग की गई है। और आगे जाते हुए जो महात्मा गांधी जो गारंटी योजना है, रोजगार गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसके लिए भी अतिरिक्त पैसे की मांग की गई है। तो ये अनुपूरक मांगे करीब करीब 4,36,000 की करोड़ की आज संसद में रखी गई। और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में भारत और चीन के बीच व्यापार की स्थिति पर कहा कि दोनों देशों के बीच पूर्व की सरकार के द्वारा स्थापित किए गए ट्रेड डेफिसिट की वजह से भारत को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन वर्तमान में भारत सरकार की मेक इन इंडिया नीति की वजह से भारत में निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई है और भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। 8 बिलियन का डेफिसिट अगर हमें विरासत में 2014-15 में 48 बिलियन का डेफिसिट मिलता है तो वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। आप ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूं। एक देश की क्षमता को ही खत्म कर दोगे तो क्षमता को खड़ा करने में समय लगता है। चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से लोगों के लिए आउटरीच करना, देखना कौन अनाउंस कर रहा है नए प्लान्स। मेरे कलीग अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने की पॉलिसी पहली बार इस देश में हुआ होगा कि 76,000 करोड़ सिर्फ एक सेक्टर के, क्योंकि हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत को बल दें। और नवंबर महीने में ऑटो सेक्टर से अच्छी खबर आई। रिटेल बिक्री में करीब 26% का उछाल देखा गया। खबर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अभी तक का सबसे बड़ा उछाल है। फेस्टिव सीजन की वजह से कारों की बिक्री में तेजी दर्ज की गई है। सभी कैटेगरीज में जो वृद्धि दर है वो दहाई के आंकड़े यानी 10% से ज्यादा रही। दोपहिया वाहन की बिक्री 24% बढ़ी। 3 व्हीलर सबसे ज्यादा बिके। कॉमर्शियल 3 व्हीलर्स की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है, 80% की बढ़ोतरी देखी गई। ट्रैक्टर्स 57% ज्यादा बिके और कॉमर्शियल व्हीकल बीते साल नवंबर की तुलना में 33% ज्यादा बिके। मार्च 2020 को अगर आप छोड़ दें तो भारत के इतिहास की यह सबसे ज्यादा बिकने वाला महीना रहा है ऑटो सेक्टर के लिहाज से। मार्च 2020 में आपको याद होगा कि BS6 लागू किया गया था, मानकों को मैंडेटरी किया गया था और इसलिए BS4 की बजाय लोगों ने BS6 गाड़ियां खरीदी थी, तब रिकॉर्ड सेल्स दर्ज की गई थी। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण RBI से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। यह समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा। और शुक्रवार को सेंसेक्स 120 अंकों की बढ़त के साथ 62,690 पर खुला। निफ्टी 53 अंकों की तेजी के साथ 18,662 और बैंक निफ्टी 168 अंक ऊपर 43,765 के स्तर पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 62,700 के ऊपर और निफ्टी 18,650 के ऊपर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसके बाद बाजार ने पलटी मारी। अब से थोड़ी देर पहले सेंसेक्स 482 अंक नीचे और निफ्टी 135 अंक नीचे गिर गया। HCL टेक में करीब 7% की गिरावट देखी जा रही है। इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS यानी सभी दिग्गज IT सेक्टर्स के जो शेयर्स हैं आज नुकसान के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। तो व्यापार प्राइम में आज सिर्फ इतना ही। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं निखिल के पास। धन्यवाद अजय इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।
और मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। ये अपने आप में ही कितना खास और खूबसूरत हो कि दिलीप साहब का 100वां जन्मदिन हो और सायरा बानो हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ जाएं। अगर दिलीप साहब एक एक्टर न होते तो वो क्या होते? मुझे यूँ नहीं लगता कि वो मेरे से दूर चले गए, मुझे लगता है कि वो कहीं पर्दा कर लिया उन्होंने हम लोगों से। मैं तो यूँ कहूँगी सायरा, दिलीप साहब जो हैं वो अल्लाह के फजल से मेरे लिए तो अभी हैं, ठीक है। लोग समझेंगे ये क्या बात करती है, बट ही इज वेरी मच देयर फॉर मी। सिनेमा की दुनिया में इस बार देखिए दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो से विशेष बातचीत शनिवार दोपहर 3:30 बजे और बुधवार दोपहर 3 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल जगत की खबरें लेकर हाजिर है गौरव। गौरव, क्या खबरें साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? शुक्रिया निखिल। और आपको ये मालूम है कि इस समय फीफा फीवर चल रहा है और फुटबॉल विश्व कप जो है वो कतर में अपने रोमांच की हदों को जो है वो पार कर रहा है। तो शुरुआत जो करेंगे वो फीफा की खबरों के साथ ही करेंगे। कतर में आयोजित हो रहे फीफा विश्व कप में आज से क्वार्टर फाइनल मुकाबले जो हैं वो शुरू होंगे। पहला क्वार्टर फाइनल मैच ब्राजील का सामना जो है वो क्रोएशिया से होगा। ये मैच एजुकेशन सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। क्रोएशिया और ब्राजील दोनों ही इस विश्व कप में अच्छे रंग में दिख रही हैं। ऐसे में इस मुकाबले के रोमांचक होने की पूरी उम्मीद की जा रही है। छठी बार विश्व कप का खिताब जीतना है ब्राजील का ख्वाब, लेकिन इस सपने को हकीकत में पूरा करने के लिए अब लड़ाई अहम मोड़ पर आ पहुंची है, जहां क्वार्टर फाइनल में 5 बार की चैंपियन के सामने 2018 की उपविजेता क्रोएशिया की टीम है। ब्राजील ने ग्रुप दौर में स्विट्जरलैंड और सर्बिया को शिकस्त देकर अंतिम 16 में जगह बनाई और उसके बाद दक्षिण कोरिया को हराकर अंतिम 8 में टीम पहुंची। इस पूरी मुहिम के दौरान इस टीम को सिर्फ कैमरून के हाथों शिकस्त मिली, यानी अब तक इस विश्व कप में ब्राजील की टीम सिर्फ एक मुकाबला हारी है। टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ जिस उच्च दर्जे का खेल दिखाया, उसने इस टीम के स्टार खिलाड़ियों के दमदार खेल को सामने रखा, जिसमें रिचार्लिसन, नेमार जूनियर, विनीशियस जूनियर अहम खिलाड़ी रहे। लेकिन इसके साथ ही ब्राजील के लिए कुछ दिक्कत भी है, जिसमें टीम का क्वार्टर फाइनल का रिकॉर्ड है। टीम 4 में से 3 विश्व कप में क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई है। हालांकि ब्राजील के लिए राहत की बात हेड टू हेड का रिकॉर्ड है। ब्राजील और क्रोएशिया अब तक 4 बार भिड़े हैं, जिसमें से 3 बार ब्राजील ने जीत दर्ज की है, जबकि सिर्फ एक मुकाबला ड्रॉ रहा है। उधर क्रोएशिया की बात करें तो इस टीम ने एक बार फिर से दमदार प्रदर्शन किया है। टीम को प्री क्वार्टर फाइनल में जापान से कड़ी टक्कर मिली थी, जहां पेनल्टी शूटआउट में जाकर क्रोएशिया के हक में फैसला आया। टीम के पास लुका मॉड्रिच, इवान पेरिसिच, मैटियो कोविचिच जैसे चेहरे हैं, जो मिडफील्ड की सबसे बड़ी ताकत है। क्रोएशिया के लिए बड़ी बात यह है कि इस टीम ने पिछले 20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में से सिर्फ एक में हार का सामना किया है, जबकि 13 मुकाबले जीते हैं, वहीं 6 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। कुल मिलाकर इस मुकाबले में दबाव का खेल दोनों ओर दिखेगा और जीत का दम वही टीम भरेगी जो अपनी ताकत को अपने खेल में सही तरीके से उतार विरोधी पर दबाव बनाने में
कामयाब होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो 5 बार की चैंपियन ब्राजील तो आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी, लेकिन इसके साथ ही साथ अर्जेंटीना जो कि 2 बार की विश्व चैंपियन है, वो भी आज अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। अर्जेंटीना का सामना नीदरलैंड्स के साथ होगा। अर्जेंटीना की टीम प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। वहीं नीदरलैंड्स ने प्री क्वार्टर फाइनल में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया है। फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार की रात 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला देर रात 12:30 पर लुसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा। प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम खिताब की प्रमुख दावेदारों में से एक है। हालांकि ग्रुप चरण के पहले मुकाबले में ही अर्जेंटीना को सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर लियोनेल मेसी की टीम ने लगातार 3 मुकाबले अपने नाम करके क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज के दूसरे मुकाबले में मैक्सिको को 2-0 से हराया, जबकि तीसरे मैच में पोलैंड के खिलाफ 2-0 की आसान जीत हासिल की। नीदरलैंड्स के खिलाफ इस मुकाबले में सबकी नजर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर भी होंगी। टूर्नामेंट में खेले गए पिछले मुकाबलों में कुल 7 में से 3 गोल मेसी के शॉट से निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर नीदरलैंड्स की करें तो ये टीम लंबे समय से अजेय चल रही है। टीम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ग्रुप स्टेज में भी नीदरलैंड की टीम का प्रदर्शन कमाल का रहा है। नीदरलैंड्स ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। इसके बाद इक्वाडोर के खिलाफ खेला गया दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा था। तीसरे मैच में डच टीम ने कतर को 2-0 से मात देकर अंतिम 16 में जगह बनाई। नीदरलैंड्स की टीम की खासियत उसका डिफेंस है। डच टीम छोटे छोटे पास की मदद से किसी भी टीम को पटखनी देने का मादा रखती है। अब दोनों टीमों की कोशिश क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के अंतिम 4 में जगह बनाने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई जब ये मुकाबले शुरू होंगे तो रोमांच जो है वो अपनी हदों को पार करेगा। बहरहाल निखिल, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबर, लेकिन एक बार फिर से वापस आपके पास। जी बिल्कुल, धन्यवाद इन खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और मिड डे प्राइम के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।